तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर एचिन को जियांचू सिटी की हालातों का पूरा अंदाजा हो चुका। यहाँ मौजूद सभी जीनियस की मेमोरीज को इरेज करके इन्हें इस सिटी में ट्रैप किया गया था ताकि हेवनली realm में असेंड होने का मौका सिर्फ कियान्यू सेक्ट के डिसाइपल्स को मिल पाए। इसीलिए मास्टर एचिन ने डिसाइड किया कि वो इन सभी की मेमोरीज को दोबारा से रिस्टोर करेंगे ताकि ये लोग आपस में फेयरली कम्पीट करके हेवन में असेंड हो सके। इसलिए उन्होंने मैजिकल पिल्स को रिफाइन करके उन्हें डम्पलिंग्स में ऐड कर दिया। जो भी बंदा ये डम्पलिंग्स खाएगा उसकी इरेज हुई मेमोरीज दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जियांचू सिटी के लोगों की मेमोरीज वापस लाने के लिए मास्टर एचिन ने ढेर सारे डम्पलिंग्स बना लिए। हर एक बास्केट में 20 डम्पलिंग्स भर दिए थे और अब उन्हें बस सिटी में जाकर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन कियारो ने बताती है कि इस सिटी के लोग काफी ज्यादा शातिर हैं। देख लेना वो तुम्हारी डम्पलिंग्स को हाथ भी नहीं लगाने वाले। मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। वाली तीनों लड़कियां तो अपनी अपनी बास्केट उठाकर सिटी में जाने के लिए बेकरार थी। जो देख कियार कह रही थी कि पता नहीं तुम लोग उनकी मेमोरीज वापस लाने पर क्यों तुले हो। इससे अच्छा तो उनकी अभी की लाइफ है, वो सभी लोग मिलजुल कर रहते आ रहे। तो मास्टर एचिन कहने लगे कि वो लोग किस तरह से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं इसका फैसला तुम नहीं ले सकती। इधर लड़कियों ने तो आपस में ही बेट लगाई थी कि कौन सबसे पहले डम्पलिंग्स की बास्केट खाली करेगा। जिसकी बास्केट पहले खाली होगी वही विनर बनेगा। तो कियारो ने बताती है कि तुम लोग बस देखती जाओ। वो कल्टीवेटर्स एक जमाने में जीनियस थे तो ऐसे ही किसी ने दिया हुआ खाना नहीं खाएंगे। मगर कोई भी उसकी बातों पर तवज्जो नहीं देता। सो अब शियांग सीधे सिटी मार्केट में पहुंच जाती है। वो कह रही थी कि देखो मेरे पास एकदम डिलीशियस स्टफिंग वाले बन्स हैं। इन्हें एक बार खाओगी तो खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाओगे। मगर टाउन का कोई भी बंदा उन बन्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। जो देखकर शियांग ने भी ये बात क्लियर कर दी कि ये बन्स तो फ्री है। मगर फिर भी उन लोगों को फ्री की चीजें भी नहीं चाहिए थी। जो देख शियांग मायूस होकर एक जगह पर बैठ जाती है। वो कह रही थी कि ये लोग तो काफी ज्यादा शातिर निकले, फ्री के बन्स भी खाने से मना कर रहे हैं। और उतने में याओ वहाँ पर पहुँच गई। वो कह रही थी शियांग देखो तो तुम्हारी क्या हालत हो गई। पूरे मार्केट को चक्कर लगाने के बावजूद भी तुम एक भी बन किसी को खिला नहीं पाई। जिस पर शियांग कहने लगी कि तुम्हारी बास्केट भी फुल है तो यहाँ आकर ज्यादा शाइनिंग मारने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही याओ से अपनी बास्केट शो करते हुए कहने लगी कि जरा केयरफुली ऑब्जर्व करो। देखो इसमें से एक बन कम हो गया। मैंने तो ऑलरेडी एक बन खपा दिया और एक तो 0 से बेहतर ही रहता। जो सुनकर तो शियांग भी थोड़ी सी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदी से बन एक्सेप्ट किसने किया होगा। तभी याओ से कहने लगी चलो इतना भी मत सोचो, आफ्टर ऑल मैं ही इस चैलेंज को जीतने वाली थी। और फिर वो बिजी होने का बहाना बताकर अचानक से वहाँ से भागने लगी क्योंकि उसके पीछे एक कुत्ता पड़ा था और शियांग ने देखा कि याओ ने अपना बन किसी कुत्ते को खिला दिया है, ना कि इंसान को। और अब वो कुत्ता उसके पीछे पड़ गया क्योंकि उसे और बन खाने थे। जो देख शियांग याओ से कहने लगी कि तुमने तो एक कुत्ते पर डम्पलिंग को जाया कर दिया, मैं तो इसे जीत नहीं मानती। जिस पर याओ कह रही थी कि तुमने तो शर्त लगाने से पहले ये बात क्लियर करनी चाहिए थी। ये मत भूलो कि एक हमेशा 0 से बेहतर होता। इधर मुरोंग अपनी बास्केट लेकर मास्टर एचिन के पास पहुंच चुकी थी। एचिन भी शॉक थी कि किसी ने उनकी फ्री वाले डम्पलिंग्स को जरा भी भाव नहीं दिया। तभी कियार उनके जले पर नमक रगड़ने के लिए कहने लगी कि मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आपकी ये मेथड बिल्कुल काम नहीं करेगी। खैर अब मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। आप यहाँ पर असेंशन के लिए आए थे ना, तो ठीक है मैं आपको असेंशन का स्लॉट दे देती हूँ। बस इन डम्पलिंग्स को बांटने का आइडिया अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो सुनते साथ ही आर्टिफैक्ट उस पर भड़क गया। वो कह रहा था बच्ची क्या तुझे हम बेवकूफ लगते हैं? अगर असेंड होने का स्लॉट अवेलेबल है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर कियार बताने लगी कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं ट्रायल पास कर लूँ तो वो मुझे असेंड होने का मौका देंगे, इसलिए मैं अपना स्लॉट तुम्हारे मास्टर को देने के लिए तैयार हूँ। मगर हाँ तुम मेरे इन साथियों की स्लॉट्स उनसे ही छीन नहीं सकते। हालांकि मास्टर एचिन की सुई तो अभी भी डम्पलिंग्स पर ही अटकी हुई थी। वो कहने लगे कि अगर ये लोग फ्री में डम्पलिंग नहीं खा रहे तो अब हम उनसे पैसे लेकर डम्पलिंग खिला देंगे। वैसे भी फ्री वाली चीजों की ज्यादा कीमत नहीं होती। तो कियार कहती है अरे तुम फ्री में बंस खपा नहीं पाए तो क्या तुम्हें लगता है कि यही बंस तुम बेच पाओगे? ना ना ये तो होने से रहा। और उतने में एचिन उसे आजाद कर देते हैं। वो कह रहे थे कि क्यों ना तुम्हारे महल के सामने शॉप लगाई जाए
और अब मास्टर एचिन ने सिटी लॉर्ड के मैंशन को रिनोवेट करने के बाद वहीं पर अपना मोमोज का ठेला लगा दिया, जिसके बाद प्लानिंग के मुताबिक शियांग और याओ सीधे मार्केट में चली गई, जहाँ पर शियांग ने एक डम्पलिंग खाने के बाद अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया, जो देखते साथ ही वहाँ पर कई सारे लोग जमा हो गए। उससे पूछने लगे कि मिस आप ठीक तो हो ना? और तभी याओ कहती कि अरे वाह, मेरी दोस्त ने तो ब्रेक थ्रू कर लिया। वली सब उस डम्पलिंग का ही कमाल होगा। उस शॉपकीपर ने हमें बताया था कि इस बन को खाने के बाद ही हम ची पावर को सर्कुलेट कर पाएंगे, और शायद इसी वजह से मेरी दोस्त ने इतनी आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर लिया। काश मैं भी उस दुकान से डम्पलिंग्स खरीद पाती। वली सारी बातें सुनकर सिटी के लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्हें तो अभी भी याओ की बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए शियांग ने उन सभी लोगों को कन्विंस करने के लिए एक बार फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया, जिससे वहाँ पर इस बार काफी जोरदार एक्सप्लोजन हो गया था। और इस बार सिटी के लोग उस डम्पलिंग के पैकेट को चेक करने लगे, जिस पर उस शॉप का नाम लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, उस शॉप का पता जानने के लिए ये लोग मरे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कियार को पूरा यकीन है कि यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारने वाला, मगर थोड़ी देर में वहाँ पर भीड़ जमा होना शुरू हो गई और सभी लोग डम्पलिंग्स खरीदने के लिए मरे जा रहे थे, जो देखकर तो उस बच्ची कियार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे तो कुछ भी करके इन लोगों को डम्पलिंग खाने से रोकना था, तो वो उन लोगों को समझाने लगी कि प्लीज इन डम्पलिंग्स को मत खरीदो, इसके अंदर जहर है। मगर भला कोई उसकी बातें क्यों सुनेगा? उन लोगों ने तो उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, और अब देखते देखते वहाँ पर काफी ज्यादा कियास मचने लगा। मुरांग अकेले तो उन लोगों को हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मास्टर एचिन ने अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए इन सभी लोगों को नीचे पटक दिया। वो कह रही थी कि पता नहीं तुम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गए। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि हर एक बंदे को डम्पलिंग मिलेगा, इसलिए बेवजह धक्का मुक्की मत करो। और फिर उन्होंने उन सभी को अपनी पावर्स की मदद से डम्पलिंग बांटना शुरू कर दिए। तो उन डम्पलिंग्स को खाते साथ ही उन लोगों की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। उनकी खोई हुई मेमोरीज दोबारा से रिस्टोर हो चुकी है। उन्हें पता चल गया कि वो लोग तो अपने अपने फैक्शन के जीनियस हैं, और इस जियांचू सिटी में वो आई थी ताकि वो हेवन में असेंड हो पाए। अब अपनी मेमोरीज रिकवर होते साथ ही एक मास्टर ने तुरंत ही अपनी फ्लाइंग सोर्ड को समन कर लिया। वो इरिटेट होते हुए कहने लगा कि इस घटिया सी जियांचू सिटी ने मेरे 100 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन अब तो यहाँ पर मैं एक सेकंड भी नहीं रुकने वाला। मुझे कुछ भी करके आज ही हेवनली realm के लिए असेंड होना है। और तभी एक दूसरी बंदी ने उस पर अटैक कर दिया। वो कह रही थी कि असेंड होने का मौका मुझे मिलना चाहिए, मैं तो तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ। और देखते ही देखते ये सभी लोग आपस में फाइट करने लगे। इन सभी को हेवनली realm में असेंड होने का मौका चाहिए था। उनकी ऐसी लड़ाइयाँ देखकर मुरांग कहने लगी कि ये लोग थोड़ी देर पहला कितना ज्यादा शांत थे, और अब अचानक से जानवरों जैसे फाइट कर रहे। इतनी जल्दी इनका बर्ताव कैसे बदल गया? वहीं पर मास्टर एचिन भी ये सब देखकर परेशान हो गए। उन्हें लगा ही नहीं था कि इस दुनिया की जीनियस ऐसे जंगली जानवरों जैसा बर्ताव करेंगे। कियारो ने बता रही थी कि सभी लोग हेवनली realm में असेंड होना चाहते हैं, और हमारे पास उतने स्लॉट मौजूद ही नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि इनकी मेमोरीज को रिस्टोर मत करो, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। और अब देख लीजिए आपने कैसा रायता फैलाया। बस थोड़ी देर में ये सभी लोग असेंशन के नाम पर एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। इतने सालों से हमारी जियांचू सिटी में शांति थी, लेकिन आज वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हो। वहीं पर इन कल्टीवेटर्स ने एक दूसरे का कत्ल करना शुरू कर दिया। कई सारे लोग इस हड़बड़ी में मारे जा रहे थे। सो फाइनली इस कत्लेआम को रोकने के लिए मास्टर एचिन ने गुस्से में आकर जमीन पर अपना पाव पटक दिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज होते हुए इन सभी कल्टीवेटर्स को नीचे गिरा देती है। मगर मास्टर एचिन इन पर बार बार हमले नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये कल्टीवेटर्स उन्हीं के हाथों मारे जाएंगे। साथ ही उन्होंने नोटिस किया कि अब ये लोग कियार को मारना चाहते हैं, इसलिए वो कियार से कहते हैं कि लड़के अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इन लोगों को आजाद कर दूंगा, और फिर ये सभी लोग तुम पर अपना गुस्सा उतार देंगे क्योंकि तुम इस सिटी की लॉर्ड हो। जिस पर कियार बताने लगी कि मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ बता दिया कि असेंशन के लिए हमारे पास ज्यादा स्पॉट मौजूद नहीं है। पता नहीं आपको मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा। जो भी बंदा असेंड नहीं होगा उसे अपनी बारी आने तक जियांचू सिटी में ही रुकना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही कल्टीवेटर उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मैं 80 सालों से यहाँ पर कैद हूँ, और इन 80 सालों में मैंने आज तक भी किसी को यहाँ से असेंड होते हुए नहीं देखा। इसीलिए अब हमें और ज्यादा उल्लू बनाने की कोशिश मत करना। हम तुम्हारी कियान्यू सेक की हकीकत जान चुके हैं। तुम लोगों ने जानबूझकर असेंशन की लालच दिखाकर हमें यहाँ पर ट्रैप रखा ताकि तुम्हारा कियान्यू सेक पूरे मॉर्टल realm पर हुकूमत कर पाए। जिस पर कियार बताने लगी कि मैंने तो तुम्हें एकदम सच बताया। अब अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती।
सकती। असेंड होने से पहले तुम इस सिटी से बाहर नहीं जा सकते। हो सकता है कि एक दिन मेरे ग्रैंडफादर को तुम सब पर रहम आ जाए और तभी जाकर तुम्हें इस सिटी से आजादी मिलेगी। जो सुनते साथ ही मुरांग उससे कहती कि तुम लोगों को जबरदस्ती यहाँ पर नहीं रख सकती। अगर वो असेंड होना नहीं चाहते तो उन्हें यहाँ से वापस जाने दो। वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे इसका फैसला तुम नहीं कर सकती। जिस पर कियार बताने लगी कि यहाँ से सबसे नजदीक वाला कॉन्टिनेंट 10,000 मील दूर है। तो जब तक मेरे ग्रैंडफादर खुद उन्हें यहाँ से बाहर समन नहीं करते तब तक इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। मगर इन लोगों को कियार की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। वो कहते हैं कि इस लड़की की कियान्यू सेक्ट ने हमारे साथ धोखेबाजी की तो हम दोबारा से इनकी जाल में नहीं फंसने वाले। जिस पर कियार कहने लगी कि तुम लोग कर भी सिटी वॉल को क्रॉस नहीं कर पाओगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप से अपनी मेमोरीज को इरेज करवा के यहाँ पर मजे करो। तभी एचेन उससे कहने लगे कि लड़की शायद तुम एक बात भूल गई। अगर हम लोग यहाँ पर कैद है तो तुम भी हमारे साथ हो, यानी कि तुम भी यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाओगी। जिसके बाद ये लोग सिटी वॉल के सामने पहुँच गए। कल्टिवेटर्स उस पर मुसलसल अटैक कर रहे थे मगर उस गेट पर तो कोई असर नहीं होता। इनफैक्ट उस गेट पर किया हुआ हर एक अटैक उन्हीं पर बैकलैश करने लगा। बेचारा आर्टिफैक्ट भी इसमें घायल हो जाता है। वो कहता है बॉस मुझे नहीं लगता कि हम इस दीवार को तोड़ पाएंगे। मेरे ख्याल से कियान्यू सेक्ट के उस बुड्ढे ने यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल स्पेल सेटअप किया होगा। और तभी एक बच्चा कहने लगा कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। अगर हमारे वेपन्स इस दीवार पर काम नहीं कर रहे तो हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करेंगे। और अभी सभी कल्टिवेटर्स मिलकर अपने पावर्स को मर्ज करके वहाँ पर एक बहुत ही जायंट स्पिरिचुअल बॉल क्रिएट कर लेते हैं। मगर उस दीवार ने तो उस स्पिरिचुअल बॉल को भी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया। जो देखते साथ ही ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। इधर आर्टिफैक्ट मास्टर एचेन से कह रहा था कि अब आप ही अपने एक पंच के साथ इस दीवार को ब्रेक कर सकते हो। जिस पर एचेन कह रहे थे कि इस दीवार को हम ब्रूट फोर्स का यूज करके क्रश नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ तो जिंदा दफन है। तो याओ कह रही थी कि शायद वो चीज कोई हेवनली बीइंग होगी, इसलिए वो अपनी पावर्स का यूज करके उस वॉल को चेक करने लगी। वहीं पर वो सभी कल्टिवेटर्स भी इस काम में उसका साथ दे रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने तो एक दूसरे पर क्लाइम करके वहाँ पर एक लंबी कतार लगा दी मगर उनका बैलेंस बिगड़ते साथ ही सभी लोग धड़ाम से नीचे गिर गए। तभी आर्टिफैक्ट कहता है बॉस हमें तो सिर्फ यहाँ से बाहर जाना है, तो भला उसके लिए इस दीवार को ब्रेक करने की क्या जरूरत। आप तो इसके ऊपर फ्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। और उतने में मुरांग मास्टर एचेन के सामने झुक गई। वो कह रही थी कि मास्टर आप मेरी तशरीफ पर एक जोरदार लात मार के मुझे दीवार के उस पार भेज दीजिए ताकि मैं दीवार की दूसरी तरफ का अंदाजा ले सकूं। ये आइडिया तो मास्टर एचेन को काफी ज्यादा अजीब लगा। इनफैक्ट वो तो हैरान होकर कहने लगे कि ना ये सब तो मैं नहीं कर सकता, लड़कियों पर लात उठाना ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। लेकिन आर्टिफैक्ट तो चाहता था कि मास्टर एचेन इस बंदी को लात जड़ दे। वो कह रहा था बॉस हम सभी लोग बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुके हैं, तो ऐसे हालातों में आप जेंडर की फिक्र ना करें। और वैसे भी हमारी टीम में तो सबकी सब लड़कियां हैं। और उतने में वो सभी लड़कियां आर्टिफैक्ट को घूरने लगी। जो देख आर्टिफैक्ट समझ गया कि अब इनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं। तो कहता है पता नहीं आप लोगों को मैं किस एंगल से मर्द लग रहा हूँ। दरअसल ये बात मैं बताना भूल गया कि मैं भी एक लड़की हूँ। लेकिन एचेन भला कहा ही उसकी सुनने वाले थे। उन्होंने तो आर्टिफैक्ट को पकड़कर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। और तभी आर्टिफैक्ट कहता है मास्टर प्लीज रुक जाए, मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। और फिर क्या आर्टिफैक्ट के कहने पर मास्टर एचेन ने डिमोनिक बेल को बाहर निकाल लिया। उस डिमोनिक बेल ने तो बाहर आते साथ ही मास्टर एचेन को धमकियां देना शुरू कर दी। वो कह रही थी कि जल्दी हमारे डीमन लॉर्ड टियानशु यहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर देखना तुम्हारी कोई खैर नहीं। वहीं पर आर्टिफैक्ट दिल ही दिल में कहने लगा कि जब मैं डीमन लॉर्ड टियानशु के पास था तब इस कमीनी बेल ने मेरे खिलाफ कई सारी साजिशें रची और इसी की वजह से मुझे उस टियानशु ने मॉर्टर आर्म में फेंक दिया। तो चलो फाइनली आज मैं उस जलीलियत का बदला लूंगा। हालांकि शियांग को तो आर्टिफैक्ट को भी परेशान करना था, इसलिए वो मास्टर एचेन से कहती कि हम इस बेल को अकेले नहीं भेज सकते। अगर ये भाग गई तो दोबारा से हमारे हाथ नहीं आने वाली, तो क्यों ना इसके साथ एक जोड़ीदार को भेज दिया जाए। जो सुनते साथ ही मास्टर एचेन आर्टिफैक्ट और उस बेल को एक साथ बांधकर उन्हें दीवार के उस पार भेज देते हैं। मगर तभी अचानक से वहाँ पर थंडर इमर्ज होकर इन दोनों को वापस पुश कर दिया। दरअसल वहाँ पर कोई आ चुका था और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।